प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 8वीं की सामाजिक की पुस्तक हमारा अतीत भाग 3 का पहला पाठ, जो आपको पता है कि हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। इस बार लगातार क्लास न लगने के कारण एनसीईआरटी ने 30% सिलेबस कम किया है, तो उसमें हमारा कब, कहाँ और कैसे, ये पहला पाठ इस बार सिलेबस में नहीं आएगा। इसलिए हम पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है पाठ को पढ़ेंगे। आओ इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। फरमान शब्द अर्थ है बच्चों। फरमान एक शाही आदेश, निषेध आज्ञा निर्देश, अधीनस्था, अधीनस्था होता है दुब्बनपन, जिसके अधीन रहना हो। काजी एक नया न्यायाधीश, सवार घुड़सवार, मास्केट, मास्केट होता है पैदल यात्रियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक, मास्केट। मैचलॉक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, मैचलॉक कहते थे उसको। धर्मशास्त्र संस्कृति की ऐसी कृतियाँ जिसमें सामाजिक तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। अगला है बच्चों मुफ्ती, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायाधीश जो कानून की व्याख्या करता है। काजी इसकी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। वाणिज्यिक एक ऐसा वाणिज्यिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। कठपुतली यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हो। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। कन्फेडरेसी, कन्फेडरेसी गठबंधन। महाअभियोग जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाअभियोग कहते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न है निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स का मिलान है भारत का पहला गवर्नर जनरल। रानी चेन्नम्मा, कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व। शेर मैसूर टीपू सुल्तान। सिपाही सिपाही, दीवानी भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? यूरोप की जो कंपनी थी व्यापार करने के लिए आई, वो भारत की ओर क्यों आकर्षित हुई? उत्तर देखिए बच्चों, भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की यूरोप के बाज़ारों में बहुत अधिक मांग थी। यानी कि भारत में कपड़ा बनता था सूती और रेशमी, उस कपड़े की यूरोप के दूसरे देश में बड़ी मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग यूरोप में रहती थी। वे इन चीज़ों को भारत में सस्ते दामों पर खरीदकर यूरोप के बाज़ारों में ऊंची कीमत पर बेचा जाता था। इसलिए यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी। अगला प्रश्न है बच्चों, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद थे? उत्तर देखिए, बंगाल के नवाब व ईस्ट इंडिया कंपनी पर निम्नलिखित बातों पर विवाद थे। नंबर 1, बंगाल के नवाबों ने कंपनी को व्यापार करने का अधिकार देने से मना कर दिया। नंबर 2, नवाबों ने कंपनी को सिक्के डालने से मना कर दिया। नंबर 3, नवाबों ने कंपनी को किले बढ़ाने से रोक दिया। नंबर 4, कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए नवाब ने कहा कि कंपनी की वजह से बंगाल सरकार की वसूली कम होती जा रही है। अगला प्रश्न है बच्चों, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फ़ायदा हुआ? दीवानी, दीवानी क्या होती है बच्चों? जो क्षेत्र पर कब्जा करके उससे कर वसूलने का अधिकार। जिस क्षेत्र पर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया, उससे वो मनमर्जी टैक्स वसूल करते थे, उसको कहते हैं दीवानी।
यानी दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? उत्तर देखिए बच्चों, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल भू राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण या अधिकार मिल गया। नंबर 2, दीवानी मिलने के बाद अंग्रेजों को ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत नहीं रही। नंबर 3, कंपनी को भारत में ही माल बेचकर धन कमाने की छूट मिल गई। नंबर 4, दीवानी मिलने से कंपनी की आमदनी बढ़ गई, जिससे कंपनी अपने सारे खर्चे इसी आय से पूरा करने लग गई। कंपनी की आय बढ़ने से कलकत्ता में किले और दफ्तरों का निर्माण कार्य कंपनी ने जोर शोर से शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है बच्चों, सब्सिडियरी अलायंस व्यवस्था की व्याख्या करो। उत्तर है बच्चों, सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि के सिद्धांत। नंबर 1, 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित संधि के सिद्धांत निम्नलिखित थे। नंबर 1, इस संधि को मानने वाले राजा अथवा नवाब को एक अंग्रेज सैनिक टुकड़ी अपने राज्य में रखनी होगी। इस सैनिक टुकड़ी का खर्च भी स्वयं उठाना पड़ता था। नंबर 2, विदेशी राजाओं अथवा नवाबों को ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वव्यापकता को मानना होगा। नंबर 3, संधि मानने वाला शासक या राजा अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखेगा जो उसके कार्यों की निगरानी रखता था। नंबर 4, संधि मानने वाला शासक अपने दरबार में किसी अन्य यूरोपियन को नहीं रखेगा। नंबर 5, संधि मानने वाले शासक को कंपनी बाहरी हमलों और आंतरिक विद्रोह से सुरक्षा प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? उत्तर है देखिए बच्चों, टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर का शासक बना। नंबर 2, उसने 1785 में अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। नंबर 3, सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। नंबर 4, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों की सभ्यता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। नंबर 5, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। अगला प्रश्न है, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? उत्तर देखिए बच्चों, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से निम्नलिखित तरह से अलग था। नंबर 1, भारतीय शासकों का पद पैतृक आधार पर होता था। दूसरी ओर कंपनी के द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा चलाया जाता था। नंबर 2, भारतीय शासक किसी संस्था के प्रति जवाबदेह नहीं थे, जबकि कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी कंपनी के प्रति और कंपनी ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेही थी। नंबर 3, भारतीय राजाओं को न्याय प्रणाली पूर्ण रूप से राजाओं पर केंद्रित थी। राजाओं के न्याय के लिए लिखित कानून नहीं थे, राजा का आदेश ही कानून होता था, जबकि कंपनी ने न्याय के लिए विशेष अदालत स्थापित कर रखी थी। कंपनी के कानून लिखित थे। अगला प्रश्न है बच्चों, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें। उत्तर है बच्चों, कंपनी की सेना की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन आए। नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों को पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। नंबर 2, 1820 के दशक में जैसे युद्ध तकनीकी कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। नंबर 3, सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। नंबर 4, कंपनी के सैनिकों का जीवन पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनुशासित था। नंबर 5, कंपनी को सेना के सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्लासी के युद्ध के कारण घटनाएं और परिणाम लिखो। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। बंगाल के राजा सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। कारण, अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाने पर कोई भेंट नहीं दी थी, इसी कारण वह अंग्रेज़ों से नाराज़ था। नंबर 2, अंग्रेज़ों ने नवाब के एक विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण दी।
नंबर 3, अंग्रेजों ने कलकत्ता में किलेबंदी आरंभ कर दी। नंबर 4, नवाब ने अंग्रेजों को बिना अधिकार बंगाल में व्यापार करने से रोक दिया। घटनाएं: 1757 में क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। सिराजुद्दौला 50,000 सैनिकों के साथ लेकर प्लासी के मैदान में आ डटा। शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया और मीर जाफर युद्ध के मैदान से दूर खड़ा होकर तमाशा देखने लग गया। वह युद्ध जारी रखा, परंतु उसकी सेना हार गई और नवाब को पकड़ लिया गया और मार दिया गया। परिणाम: सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना। नंबर 2, मीर जाफर ने कंपनी के व्यापारियों को बहुत सा धन दिया। वह जीत भारत में अंग्रेजों की पहली जीत थी। अगला प्रश्न है बच्चों, बक्सर के युद्ध के कारण और परिणाम लिखिए। प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के कारण। मीर कासिम एक योग्य शासक था। वह बंगाल की स्थिति को सुधारना चाहता था। नंबर 2, अपनी आय बढ़ाने के लिए उसने अंग्रेज व्यापारियों से व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगानी चाहिए। नवाब बढ़ाने के समय उसने बहुत सारा धन अंग्रेज व्यापारियों को उपहार स्वरूप दे दिया। धन देने के पश्चात वह अंग्रेजों के शासन के मुक्त होना चाहता था। बक्सर के युद्ध के परिणाम: यह अंग्रेजों की भारत में दूसरी बड़ी जीत थी। इस युद्ध के कारण अंग्रेजों के पैर भारत पर जम गए। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। नंबर 3, मुगल सम्राट शाह आलम पेशेवर बन गया। नंबर 4, अवध का नवाब भी इस युद्ध में पराजित हुआ, अतः उसने अंग्रेजों को 50 लाख रुपए हर्जाने के रूप में देने पड़े। अगला प्रश्न है, आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब। अगला प्रश्न बच्चों, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 में दिल्ली का सम्राट कौन बना? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? 1651 में। प्लासी और बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1757 और 1764 में। अगला प्रश्न है बच्चों, हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर का। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है, हैदर अली के पुत्र का क्या नाम था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम बताओ? श्रीरंगपट्टम। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 4 मई 1799 में। शेर मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब और किसने की? पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली खान ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ लगी? कोलकाता में, हुगली नदी के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि किसने चलाई? लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में। रानी चेन्नम्मा कहाँ की रानी थी? कित्तूर, कर्नाटक की। नेक्स्ट प्रश्न है, दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1834 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कंपनी ने अवध को अपने कब्जे में कब लिया? 1856 में। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार कब और किसने शुरू किया? 17वीं शताब्दी में डच व्यापारियों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अवध को किस आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया? अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर। नेक्स्ट प्रश्न है, पेशवा कौन था? पेशवा मराठों का सर्वोच्च मंत्री था। विलय नीति किसने चलाई? लॉर्ड डलहौजी ने। मीर जाफर को हटाकर किसे नवाब बनाया गया? मीर कासिम को। बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। पाठ को बार बार पढ़ें, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट पाठ की वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।